हाय एवरीवन, माय नेम इज सी हिमांशु एंड वेलकम टू सी इंटर ऑडिट एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बैच। ये 15 डेज का रिवीजन बैच है जहाँ पे मैं आपके साथ में दो स्टैंडर्ड देख के कवर करूँगा, फुल डिटेल में कवर करूँगा। ये बैच किसके लिए है? ये बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑडिट को पढ़ लिया है, समझ लिया है, एक बार याद भी कर लिया है, बट माइंड में ऐसा लग रहा है कि यार रिकॉल नहीं हो रहा, रिटेन नहीं हो पा रहा, और एग्जाम में जाके ये लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ऐसा होता है, इतना सारा पढ़ चुके होते हैं कि हमें एक प्रॉपर रिविजन चाहिए ही चाहिए आखिरी में। अगर वो प्रॉपर रिवीजन नहीं किया ना तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए। सेकेंडली, उन बच्चों के लिए जिनके पास किसी वजह से उन्होंने ऑडिट ढंग से नहीं पढ़ पाया या कुछ और इशूज़ एंड ऑल दैट वो सब थे। उनका प्लान ऐसा है कि मैं ऑडिट में एटलीस्ट इतना करके जाऊँ कि मैं 40 नंबर ले आऊँ, मतलब मैं एटलीस्ट पास तो हो ही जाऊँ। तो ये बात उसको भी हेल्प करेगा। दिन के दो स्टैंडर्ड्स हैं जो मैं कराऊंगा, आप साथ साथ करते जाओगे तो आपका भी होता जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको आप 1-2 घंटे घर पे कर भी लोगे तो भी तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। ये कहाँ रहने वाला है, ये पेड रहेगा, क्या रहेगा ना, दिस इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। आपको डेली का एक सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने बैच से। एक टेक्निक ऑफ रिवीजन ये होता है कि मैं अपने नोट्स ओपन करूंगा, मैं लाइन बाय लाइन तुम्हें स्टैंडर्ड समझाते जाऊंगा, फिर से थोड़ा सा बोलते जाऊंगा, बट ये आपने ऑलरेडी कर लिया है, वो आपके पास बेसिक नॉलेज है। सो माई अप्रोच इज गोइंग टू बी दिस अप्रोच कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नोट्स बना के लाऊंगा जहाँ मेरा पर्पस क्या है कि तुमको फंडामेंटल माइंड में सेट कर दूँ, और इस तरीके से सेट करूँ कि तुम भी उसको एग्जाम में रिकॉल कर पाओ। सेकेंडली, एग्जाम का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन आता है पता नहीं पड़ता कि साला क्वेश्चन आया कहाँ से है। फिर बाहर निकल के लगता है कि अरे यार ये तो मुझे आता था, ये क्वेश्चन मैंने क्यों मिस कर दिया। सो एक वो प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व करने वाला हूँ आफ्टर एवरी टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम ध्यान रखना कि ऐसा लिखा हुआ है मतलब हमसे ये पूछ रहा है। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बिंदास। अपने भगवान को याद कर लो कि 15 दिन में ऑडिट को बिल्कुल एकदम जोरदार तरीके से खत्म करना है। चलो, आज के दो दो स्टैंडर्ड में आपको कवर करने वाला हूँ वो है 200 एंड 210। दोनों इजी स्टैंडर्ड्स है, बट यस 200 में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 210 में से भी आ जाता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 के अंदर है, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एस 200। कि भाई हमने बोला कि हमारा ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भैया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्यों लिखा हुआ है? हर स्टैंडर्ड अपना अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता था, तो कोई भी ओवरऑल बात नहीं कर रहा है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले क्या होना चाहिए। तो ये इसने ऐसा बोला, क्या बोलता है, दैट वी हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दैट वी हैव टू गेट अ हाई लेवल ऑफ कंफर्ट। हमें कोई गारंटी ऐसा नहीं लेना है, हमें भी एक हाई लेवल ऑफ कंफर्ट लेना है। वो कैसे मिलता है? व्हेन वी डू ऑडिट प्रोसीजर्स ना, तो हमें एविडेंस गैदर होता है। तो we make sure that we have gathered sufficient appropriate audit evidences. That's why it says that we have to obtain what level of assurance? Firstly, reasonable level of assurance. क्या लेना है कि financial statement as a whole, वो कोई स्पेसिफिक आइटम की बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब वो गलतियां जो सामने वाले का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है। द स्टैंडर्ड सेटर देन सेज कि यार ये जो गलती होती है ये फ्रॉड की वजह से हो सकती है या फिर एरर की वजह से हो सकती है। तो फंडामेंटल क्या है? we have to obtain reasonable assurance। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। किसकी वजह से? फ्रॉड या फिर एरर की वजह से। ऐसा करने से इट विल इनेबल अस टू ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऐसा करने से वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। अब ट्रू एंड फेयर जो वर्ड होता है ना, वो एक्चुअली कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो ट्रू एंड फेयर को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो माइंड में क्या सेट हुआ? ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है? वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? reasonable assurance. We have to obtain what? Reasonable assurance. Give me a second. We have to obtain what? Reasonable assurance कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल किससे फ्री है? मटेरियल में स्टेटमेंट से, जो कि फ्रॉड या फिर एरर की वजह से होता है। ऐसा करने के बाद मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में एज पर एफआरएफ बना है कि नहीं बना है। एफआरएफ समझ में आता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट, लॉज एंड रेगुलेशन जो हमारे पे एप्लीकेबल है, मतलब क्लाइंट पे एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया। तो दिस इज द पार्ट वन ऑफ आवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कि हमने ओपिनियन फॉर्म कर लिए। अब उसी ओपिनियन को क्या करना है, हमको रिपोर्ट और कम्युनिकेट भी करना है एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहाँ तक ये बात समझ में आती है? तो सब लोग एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, माइंड में हमने क्या डाला कि हमारा ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? एसेट 200 में लिखा हुआ है। उसके कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट क्या बोलता है? दैट वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि किसकी वजह से हो सकता है? फ्रॉड या फिर एरर की वजह से हो सकता है। ऐसा करने से आई विल बी एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में बराबर है कि नहीं है। उसी को काम को करने के बाद में आपको इस चीज़ को रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, जैसा स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है और जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से। कहानी तो बहुत सिंपल है। क्या एग्जाम में ऐसा पूछेगा ऐसे 200 के बारे में लिखो? नहीं। एग्जाम में क्या पूछेगा, मेरी बात सुन, कि इन्वेंट्री का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेंट्री का हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन ना करके मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि इन्वेंट्री की जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो बराबर है, और आपने क्या किया? अपनी रिपोर्ट इशू कर दी। क्या आपने बराबर काम किया? क्या ऑडिटर ने बराबर किया? देन यू विल बी लाइक नहीं नहीं नहीं, ऑडिटर ने बराबर नहीं किया, ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए था। अरे नहीं ना यार, सुन मेरी बात को, सुन मेरी बात को। आईसीआई ने क्या बोला कि जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, उसकी जगह एक अल्टरनेटिव काम कर लिया, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले ली। तो यहाँ पे माइंड में हमको ये सोचना है कि यहाँ दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है। एक, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व हो गई है, और एक, आपका जो ऑडिट प्रोसीजर था वो आपने बराबर नहीं किया। मतलब बेसिकली आपको सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले। तो मेरे आंसर के अंदर दो पार्ट कवर होंगे। सबसे पहले बात करूंगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से, कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी एविडेंस है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट ये अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। क्लाइंट को यहाँ पे ऑडिटर को यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, मतलब यहाँ पे क्लाइंट ने अपने अप्रोच से बराबर परफॉर्म नहीं किया, मतलब उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं किए। इसका मतलब है कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिला, और बिना रीजनेबल एश्योरेंस लिए उसने क्या किया है? ओपिनियन को एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब ऐसे 200 के जो ऑब्जेक्टिव है उसका कंप्लायंस नहीं हुआ। समझा क्या? तुम्हें लगा था कि यार ये तो बोल रहा है कि इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, पर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आईसीआई को सोचो, आईसीआई तुम्हें कोई सिचुएशन दे रहा है, बेसिकली वो इसीलिए दे रहा है कि तुम फिगर आउट करो कि यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना चाहिए था और जो आपने नहीं किया। समझा क्या तेरे को? समझा एग्जामिनर का गेम? अरे सिंपल ही पूछ रहा है ऐसे 200, बट उसका पूछने का तरीका भी समझ में आना चाहिए। सो हम बिना रीजनेबल एश्योरेंस लिए ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। रीजनेबल एश्योरेंस कब मिलती है? जब हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं। वो कैसे मिलते हैं? व्हेन वी परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। गॉट द पॉइंट? अभी आगे बढ़े, समझ में आई बात? एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। रीजनेबल एश्योरेंस का कोई गारंटी है? नहीं, वी कैन नॉट गिव गारंटी, हम गारंटी दे ही नहीं सकते। वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है? कि यू आर टेलिंग एवरीवन दैट ट्रू एंड करेक्ट है। अपन बोलते हैं कि हमारी ओपिनियन में ट्रू एंड करेक्ट है, हम क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्लाइंट ने लिया, और ऐसा हो सकता है वो बाद में अलग निकल जाए। तुमने बोला था कि 100 रुपीज़ का प्रोविजन लिया, बराबर लग रहा, बट ऐसा हुआ कि बाद में 500 रुपीज़ का जरूरत था, तो तुम तो बोलोगे अरे तुमने तो गलत किया। मैंने बोला यार प्रोविजंस में क्या एक अनसर्टिनिटी है, प्रोविजन एक एस्टिमेट्स है, और ये जाके फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो वी कैन नेवर गिव यू एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वी कैन ओनली गिव यू व्हाट? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये बात समझ में आती है? ओपिनियन, ओपिनियन में क्या लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में बराबर बने हैं कि नहीं बने हैं। ब्रैकेट में मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, बट ट्रू एंड फेयर हम सिर्फ ओपिनियन में ही यूज करते हैं। तुम सारे स्टैंडर्ड में चले जाओ, यू विल नॉट फाइंड द वर्ड ट्रू एंड फेयर, यू विल ओनली फाइंड द वर्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आती है। नाउ
आंसर माय वन क्वेश्चन देन। एक बंदा है गंगूबाई है। गंगूबाई के पास बहुत पैसा है। तो गंगूबाई ने क्या किया, रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट देखी, रिलायंस ने कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखी और ऑडिट रिपोर्ट देखा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, चंगा है, बहुत पैसा बना रहा है, आगे भी अच्छा बनाएगा। क्यों? गंगूबाई ड्रोन्स बनाती है, तो ड्रोन्स का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, आगे जाके रेवेन्यू खूब बढ़ेगा। तो उसने क्या किया, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया ऑडिट रिपोर्ट देख के। कंपनी 1 साल बाद में बंद हो गई। गंगूबाई आई, ए ऑडिटर, क्या रे, तेरी रिपोर्ट देख के मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई, चल मेरा पैसा निकाल। अब बोले मैं क्यों पैसा निकालूंगा, पागल जैसी बात क्या कर रहे हो। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुनना मेरी बात को, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं है उसके बारे में ओपिनियन देता हूँ। मैं कंपनी के फ्यूचर वाइबिलिटी, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ, इसको लेके ओपिनियन एक्सप्रेस करता ही नहीं हूँ। समझो मेरी बात को, ये बात आगे जाके काम आएगी। हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स क्या है, हो चुके हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं है, उसके अलावा हम कुछ बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते। सो आर ओपिनियन इज अबाउट व्हाट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉज एंड रेगुलेशन, डिस्क्लोजर, कंप्लायंस, वो जो होना चाहिए यहाँ पे वो बराबर है कि नहीं है। उसके अलावा हम किसी और के बारे में रिपोर्ट करते ही नहीं है। समझा गया माइंड में? बिल्कुल ओके। सो दिस कैन बी ए स्मॉल 1 मार्क क्वेश्चन अलॉन्ग विथ दिस क्वेश्चन। जो केस मैंने आपको बनाया, आईसीआई कैन मेक एनी काइंड ऑफ केस, बट जब भी जो प्रोसेस ऑडिटर को करना चाहिए था उसने वो नहीं किया और उसने उसको एस्केप किया। मेरी बात सुनना, जो करना था वो नहीं किया, उसको एस्केप किए बिना, उसको एस्केप करके ओपिनियन इशू कर दी। मतलब बेसिकली उसने क्या किया, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं लिया, बेसिकली उसने सफिशिएंट अपलोडेड एविडेंसेस नहीं लिए। ये दोनों चाहिए, दोनों चाहिए मतलब ये होगा तभी तो ये मिलेगा ना। सीन क्लियर है? तो अब स्टूडेंट पे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आपके टाइम में आना चाहिए। लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है। सो इन योर अटेम्प्ट अगर स्टूडेंट में से क्वेश्चन आया तो द प्रोबेबिलिटी इज ऑन एसे 200 का ऑब्जेक्टिव, और इसको बराबर से लिख के आना ऐसा ही। देखो यहाँ पे कि इन अकॉर्डिंग विद एसे 200 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि एफ एस बोला फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से इट इनेबल अस टू फ्रेम एन ओपिनियन कि एफ मटेरियल एस्पेक्ट बराबर है कि नहीं है। फिर रिपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इज रिक्वायर्ड बाय एसे इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट यू हैव टू कोट कि एज पर एसे 200 द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज, ऐसा करके आगे बढ़े। बिल्कुल क्लियर है ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी। Now, because you have said in the last objective of yours that we provide reasonable level of assurance, so obviously the second question that comes from everyone is that why you are not giving an absolute level of assurance. So we are actually just answering them to clarify कि हम क्यों नहीं दे सकते। हमने बोला कि in audit we have what, inherent limitations of audit। तो मैं अगला टॉपिक क्या है, inherent limitation of an audit। ये limitations है, inherent है, मतलब ऐसा नहीं है कि इफ आई एम गोइंग टू ऑडिट ऑफ ए ये होगी, आई एम गोइंग टू बी नहीं होगी, नहीं। आप ए में जाओगे तो भी होगी, बी में जाओगे तो भी होगी, सी में जाओगे होगी तो भी होगी, डी में जाओगे तो भी होगी। ये क्या है, इनहेरेंट है, आप इसको यहाँ से हटा नहीं सकते। एक तो क्या होता है कि आपकी कोई कमी पेशी है कि यहाँ पे आपने अच्छा काम नहीं किया था तो आपने अच्छी टीम लगा के अच्छा काम करवा दिया, तो वो आप रिमूव कर सकते हो। बट ये आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये आप रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, inherent limitation of audit. The reason that this topic was introduced is only to answer one question, क्या कि हम absolute level of assurance क्यों नहीं दे सकते। तो स्टार्ट बोलता है process of audit suffers from certain inbuilt limitation, okay, and due to which auditor cannot give absolute level of assurance। तो पहला आइटम जो हमारे पास आता है वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो कैसे बोलता है, मैंने बोला कि यार देखो एक प्रीमाइस ऑफ ऑडिट होता है। क्या होता है? प्रीमाइस ऑफ ऑडिट। समझते हो प्रीमाइस ऑफ ऑडिट क्या होता है? जैसे कि मान लो क्या तुम किसी की शादी में गए और तुम वहाँ देख रहे हो कि खाने वाने का कहाँ लगा हुआ है, स्टॉल्स का लगी हुई है, और तुम्हें बोल रहा है कि आके पूछ रहा है जिसने बुलाया था, ए लंच लाया क्या, डिनर लाया क्या? क्यों रे? बोले तो क्या डिनर है तो हम तो ना खिलाएंगे तुमको, एक
तुमको लंच वंच चला था? मैं कहा पागल है क्या रे भाई, हाँ, तूने मुझे बुलाया और तू मुझे बोला डिनर लेके आया क्या, ये तो गलत हो गया। हम शादी में बर्थडे में जाते हैं कि तुम साला खाना पीना अरेंज करोगे, हम अपना गिफ्ट लेके आएंगे, हम अपना लिफाफा लेके आएंगे। तो सेम वे व्हेन वी गो फॉर ऑडिट ना, हम एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन से जाते हैं। उस एक्सपेक्टेशन को ऑडिट में हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइस ऑफ ऑडिट, बेसिकली बेस ऑफ ऑडिटिंग। वो बेस ऑफ ऑडिट क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है, कौन है? मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है दो चीज़ों को लेके। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है? पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि मटेरियल एस्पेक्ट में बराबर है। सेकंड, सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स। केवल इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लिखा हुआ है, हाँ, सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स लिखा हुआ है, क्योंकि यार कंपनी में बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। हमें सब इंटरनल कंट्रोल्स लेना देना नहीं है, हमें क्या है? सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, विच आर रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन। इसलिए वर्ड स्पेसिफिक लिखा हुआ है सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स। तो अपने माइंड में क्या डाला अपन ने? प्रीमाइस मतलब क्या रहे? बेस ऑफ ऑडिट। बेस ऑफ ऑडिट क्या है कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुटेबल इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। ओके, अब ये बेस है, तो मैंने बोला मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके? प्रिपरेशन ऑफ एफएस को लेके। अब मैनेजमेंट उस प्रिपरेशन में बहुत सारे जजमेंट्स लेता है, बहुत सारे डिसीजंस लेता है। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी लगानी है, एसएलएम लगाऊंगा, डब्ल्यूडी लगाऊंगा, कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन लूंगा मैं, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री लीफो करूंगा, फीफो करूंगा, वेटेड एवरेज करूंगा, वैसा डिसीजन होता है। दे मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, ठीक है। मशीनरी का लाइफ असेसमेंट भी करते हैं, कौन सी मशीन कितने साल चलेगी, इसका भी एस्टिमेट लेते हैं। एंड दे मेक सो मेनी अदर एस्टिमेट्स ऑल्सो, सो मेनी एस्टिमेट्स। फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स होता है, हमारा जो होता है एक्चुअल वैल्यूएशन कि कितना हमको लीव एनकेशमेंट आएगा, कितना ग्रेचुइटीज आएगा, ये सब भी बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं। इन सब में एक चीज़ है सब्जेक्टिविटी, और दूसरी चीज़ है डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, कि आज जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है एट ए पॉइंट इन टाइम, आप उसके बेसिस पे इनको निकाल लेते हो। बट कल क्या होगा, कल जाके जैसा आपने आज असेस किया था वैसा निकलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, तुम रिलायंस मॉल में जाते हो, रिलायंस में जब भी बाय करते हो तुम्हें क्या करते हैं? कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, अब ये पॉइंट्स को क्या करता है, जब आदमी अगली बार आता है तो रिडीम करता है। अब यहाँ पे कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ लोगों ने शॉपिंग की, और उनके फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपीज़ के कॉइन्स हो गए। अब कंपनी को कैसे पता पड़ा कि इसमें से कितने रिडीम हो जाएंगे? कंपनी क्या करती है? पास्ट में जाती है। कहाँ जाती है? पास्ट में। वो पास्ट ट्रेंड को देखती है, तो वो बोलती है कि यार लगभग 50% पॉइंट रिडीम होते हैं, तो 50% खर्चा बुक कर लेती है। भाई ज़्यादा क्यों करेगी, उसको पता ना इतने पॉइंट्स रिडीम ही नहीं होने वाले। अब ये क्या है? एक एस्टिमेट है, जो कहाँ से निकला है? पास्ट के ट्रेंड से निकला है। समझा मेरी बात को? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान ले कि बाद में डीमार्ट का ऑफर बहुत अच्छे आ गए और लोग डीमार्ट जाने लग गए, रिलायंस के पॉइंट 50 नहीं 40% रिडीम हुए, तो तुम बोलोगे अरे यार लास्ट टाइम तो खर्च ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ नहीं है, ये ऑडिट की क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन है। एट द पॉइंट इन टाइम में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट लेके एक्सपेंस बुक किया था ना। सही समझ में आ रही है क्या बात? तो हमने क्या बोला, हम ऑडिट में एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते। उसका पहला रीजन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फाइनेंशियल का प्रिपरेशन कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन। जब वो ये काम करते हैं, दे मेक लॉट ऑफ जजमेंट्स, दे मेक मैनी जजमेंट्स। उन जजमेंट्स का लफड़ा क्या है पता है? वो सब्जेक्टिव होते हैं और उसमें एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। द वर्ड दैट यू हैव टू पिक हियर इज कि वो सब्जेक्टिव होते हैं और उसमें एक डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी होती है। इसकी वजह से एन ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सेकंड, प्रीमाइस का सेकंड वर्ड उठाओ, इंटरनल कंट्रोल्स। प्रिपरेशन के अंदर आप कंट्रोल्स लगाते हो कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे, प्रोसेस ऐसे होंगे, ऐसा काम चलेगा। बट इन कंट्रोल्स की अपनी क्या है? खुद की लिमिटेशन है। क्या है? खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे दो आदमी है, ये आदमी नंबर, अरे अरे अरे, पर्सन नंबर 1
स्टोर का आदमी है, पर्सन नंबर 2 पेमेंट्स का आदमी है। ये दोनों को अलग इससे रखा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो क्या पता क्या हो जाएगा, है ना। ये अलग अलग क्यों रखे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कि ये गुड्स जब आएगा तो गुड्स की एंट्री करेगा, ये पेमेंट करेगा तो इंश्योर करेगा गुड्स आया कि नहीं आया, सही रेट पे आया कि नहीं आया, पीओ के हिसाब से आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं आया। ये दोनों आदमी मिल गए, इन्होंने क्या किया, पर्दा उठा दिया, पर्दा उठा दिया, और भाई दोनों मिल गए, गुड्स आए चाहे न आए, ये आदमी पे कर देता है। ये दोनों मिल के अपना अपना कमीशन सेट करके निकल लगे, माल आता ही नहीं है, ये बोलता है माल आ गया, फर्जी इनवॉइस लेके आके इसको देता है, ये पे कर देता है, पैसा किसका अकाउंट में जा रहा है, इसके अकाउंट में, बाद में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आपने कंट्रोल्स लगाए थे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन क्या हो, बराबर हो। कंट्रोल्स काम किए क्या, नहीं। कंट्रोल्स को बाईपास हो गए, हाँ क्यों बाईपास हो गए, अरे कंट्रोल्स की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस है कि उनको लोग बाईपास कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट किस चीज़ के लिए, कि एक ऑडिटर गारंटी क्यों नहीं दे सकता, एक ऑडिटर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, उसका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके अंदर दो बातें हैं, पहला जजमेंट्स, उसकी सब्जेक्टिविटी अनसर्टेनिटी, और इंटरनल कंट्रोल्स, उसकी अपनी क्या, इनहेरेंट लिमिटेशंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है, बिल्कुल 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 माइंड में जा रहा है, सेट भी हो रहा है। एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आएगा, उसमें इनहेरेंट वर्ड लिखा आएगा और उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड भी लिखा आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, ज़्यादा घुमाया जा नहीं सकता है। अदरवाइज जो बातें आपको मैंने एग्जांपल दिए, इसको केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड देन यू हैव टू से इट इज बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, आगे आओ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किससे पर्टेन करता है यार, ये हमारे से पर्टेन करता है। नेचर ऑफ व्हाट, ऑडिट का प्रोसीजर्स। हम ऑडिट में प्रोसेस परफॉर्म करते हैं क्या, यस 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 यस, हम ऑडिट में क्या करते हैं, हम ऑडिट में प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस क्यों परफॉर्म करते हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देने के लिए। अरे सिंपल बोलना, प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एविडेंस गैदर करने के लिए। ऑडिटर परफॉर्म्स प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन व्हाट, एविडेंसेस। अब ये एविडेंस को लेने में दो तरह की लिमिटेशन है भाई, एक है हमारी प्रैक्टिकल, दूसरी है हमारी लीगल। पहली क्या है हमारी प्रैक्टिकल, दूसरी क्या है लीगल। किस चीज के अंदर है प्रैक्टिकल लीगल, हम ऑडिट में क्या करने जाते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करने जाते हैं। प्रोसीजर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए। इस एविडेंस को गैदर करने में हमारी दो लिमिटेशन है, पहली प्रैक्टिकल, दूसरी लीगल। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है ब्रो, सुन मेरी बात को। कैन यू टेस्ट 100% ऑफ ट्रांजेक्शन, नहीं बबन नहीं बबन नहीं, हम 100% ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते। वी डू वॉट, सैम्पलिंग। उस सैम्पलिंग के बेसिस में हम क्या करते हैं, हमारी एक्चुअली ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुनना मेरी बात, ये मेरा पूरा पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, बहुत मतलब बहुत अलग 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 प्रकार के, छोटे छोटे बड़े बड़े अलग प्रकार के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, बहुत 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 बहुत। व्हाट यू विल डू व्हेन यू गो फॉर ऑडिट, आप क्या करते हो, एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हो यूजिंग सम मेथड, इस सैंपल को टेस्ट करते हो, और इस सैंपल का जो रिजल्ट होता है, बेसिकली आप मान लेते हो कि पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट भी वही है, ऐसा होता है। तो मतलब बेसिकली आपने सैंपल टेस्ट करके अपना ओपिनियन फॉर्म किया, है ना। तो ये क्या बोलता है, ऑडिटर डज नॉट टेस्ट 100% ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ऑडिटर फॉर्म्स ओपिनियन बाय टेस्टिंग सैंपल्स। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो है ही है, बिकॉज वी हैव चेक ओनली दिस पार्ट, ये पार्ट तो हमने चेक ही नहीं किया ना। तो ऑब्वियसली बिकॉज हमने चेक नहीं किया है, हमने और प्रोसेस परफॉर्म किए होंगे, बट वी कैन नॉट गिव यू गारंटी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है जो मिस आउट हो गया हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो हमारे एविडेंस को गैदर करने में एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन तो ये आ गई है। ओके, सेकंड लीगल क्या है, तुम जाके इंफॉर्मेशन खुद लेते हो क्लाइंट के लैपटॉप से कि क्लाइंट तुम्हें देता है, हम क्लाइंट से मांगते हैं, क्लाइंट हमें इन्फॉर्मेशन देता है। क्लाइंट से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मांगी, क्लाइंट ने तुमको इन्फॉर्मेशन दी, जो तुम्हें चाहिए थी वो नहीं मिली, तुमने क्लाइंट से फिर मांगी, क्लाइंट ने मना कर दिया इतना ही दे सकता हूँ, तुम क्या करोगे, रणवीर सिंह की तरह, हाँ बंदूक लेके टुक 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 टुक, कौन है रे जो डेटा नहीं दे रहा है निकाल,
ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अरे हम प्रोफेशनल हो गए, वी कैन नॉट फोर्स द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को फोर्स कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट फोर्स द मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये लीगल है ना, तेरे पास लीगल पावर नहीं है रे। अगर तेरे पास लीगल पावर रहता, पकड़ के साले को 2 चमाट लगाता होता, निकाल इन्फॉर्मेशन, निकालता नहीं निकालता, चल रे करंट लेके आ, करंट लगा के निकाल देते। हमारे पास वो लीगल पावर नहीं है। वॉट वी डोंट हैव इज द लीगल पावर। मैक्सिमम अपन क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट में लिख देंगे हमको एविडेंस नहीं मिला, खत्म कहानी। सो हमारा पहला आइटम हो गया कि हम ऑडिट में प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसीजर यहाँ आया था, हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? एविडेंस गैदर करने के लिए। एविडेंस गैदर करने के लिए क्या है, 2 तरह की लिमिटेशन है। पहली क्या है, प्रैक्टिकल, और दूसरी क्या है, लीगल। बात समझ में आ गई? आ गई। अब हम किससे एविडेंस लेते हैं? मैनेजमेंट से। ये मैनेजमेंट एविडेंस को फैब्रिकेट कर सकता है क्या? यस, दे कैन फैब्रिकेट द डॉक्यूमेंट एंड दे मे मेक अस बिलीव दैट दीज आर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बट एक्चुअल में क्या है, वो फॉर्ज्ड है। एग्जाम्पल, क्लाइंट हैज गिवन यू इनवॉइसेस, और तुम्हें इनवॉइस देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इनवॉइस नकली है, तुम्हें सब सही लग रहे हैं, प्रॉपर कलर है, प्रॉपर स्टैंपिंग है, प्रॉपर ये है, बट उसकी एक जान पहचान एक प्रिंटर से, उस प्रिंटर से उसने ये बनवा लिए हैं। यू तुमको कोई डाउट नहीं आया, हाँ मेरी बात सुन, तुमको कोई डाउट नहीं आया, तुमको ये ऑथेंटिक लग रहे हैं, बट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आई कैन नॉट गिव यू गारंटी। फैब्रिकेशन पॉसिबल हो सकता है ना, नहीं पता पड़ा मेरे को, नहीं पता पड़ेगा मेरे को, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, फिर क्लाइंट मैनेजमेंट में बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फ्रॉड क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड डिजाइन स्कीम ऑफ थिंग। क्या है? सोफिस्टिकेटेड डिजाइंड स्कीम ऑफ थिंग्स। वो क्या है? विच मे बी हार्ड टू डिटेक्ट, विच मे बी हार्ड टू बी डिटेक्टेड बाय ऑडिट का प्रोसीजर्स। हमारे प्रोसेस हम फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बनाते हैं, हमारे प्रोसेस हम ऑडिट करने के लिए बनाते हैं। तो मेरी बात सुन, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। उसका फंडा क्या है कि वे कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वी ओनली कैन गिव रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो क्या रीजंस है? तो पहला आइटम अपने कैटेगराइज किया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 2 बातें की, पहला जजमेंट्स होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है। सेकंड क्या बोला? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स में क्या थी रे? अपनी खुद की उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन थी। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस, जो एग्जाम के लिए भी मेन है और जेन्युइनली भी इंपॉर्टेंट है। पहला उसमें मैंने बोला कि मैं प्रोसेस परफॉर्म करता हूँ गैदर करने के लिए क्या? एविडेंसेस। एविडेंस गैदर करने में 2 लिमिटेशन, पहली बोल प्रैक्टिकल, दूसरी बोल लीगल। प्रैक्टिकल क्या है? सैम्पलिंग करते हैं। लीगल क्या है? फोर्स नहीं कर सकते, ही मे नॉट प्रोवाइड अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ के है कि एविडेंस किससे मिल रहे हैं भाई? मैनेजमेंट से मिल रहा है। ये मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है और हमारे प्रोसिक्यूशंस के फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए। वो हमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देके बिलीव करवा सकता है कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, बट एक्चुअल में क्या है? वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे ट्रांजेक्शन फेक ट्रांजेक्शन है, डमी ट्रांजेक्शन है, बुक ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो एक्चुअल में हुए ही नहीं है, दे आर जस्ट बुक ट्रांजेक्शन, दे आर मियरली बुक एंट्रीज, और हमें उन रिलेशनशिप के बारे में शायद पता ना हो। Management may not have actually occurred these transactions and auditor may not be aware of such party relationship। इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था इंदौर में, ए कंपनी, दे हैव एंटर्ड इनटू सो मेनी ट्रांजेक्शंस, 1 2 3 4 ऐसे हजारों ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन उसने बताया, उसमें इनवॉइस है, इनवॉइस है, इनवॉइस है, इनवॉइस है, बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। अब हमें पता नहीं पड़ा, हमने जब सैंपल लिया सैंपल में आए नहीं, बाद में हमको पता पड़ा, बाद में कि ये सब फर्जी थे, फ्रॉड था साला, ये एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं है। ये सारी पार्टी इनकी रिलेटेड पार्टीज है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है, इसको रेवेन्यू इन्फ्लेट करना था, इसने रेवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया, और हमें ये पता पड़ पाएगा क्या कि ये इसकी जान पहचान वाली थी? हमें नहीं पता पड़ पाएगा। सो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन कि क्लाइंट फ्रॉड कर रहा हो, क्लाइंट इज एंटरिंग इनटू जस्ट मियरली बुक एंट्रीज जो हमारे प्रोसेस डिटेक्ट नहीं कर पाए। अभी मतलब डिटेक्ट हो भी गया, तेरे सैंपल में ये सैंपल आए थे, तुझे इन्वॉइस चाहिए था, इन्वॉइस है, सेल्स ऑर्डर चाहिए था, सेल्स ऑर्डर भी है। क्यों है? क्योंकि वो सामने वाली पार्टी उसकी जान पहचान की है ना, वो सब कुछ बना के दे देगी उसको।
ऐसा होता था एट वन ऑफ आवर ट्रांजेक्शन, हम जाके एविडेंस चेक करते थे, सब डॉक्यूमेंटेशन है। फिर बाद में जब पकड़ में आया, वो क्लाइंट पकड़ में आ गया, तो बता रहा सब फर्जी थे। बट फर्जी कैसे चला पा रहा था? बिकॉज उसका एक अच्छा नेटवर्क था। किसका? रिलेटेड पार्टीज का। तो उसने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट करके रखा था। ओके, सो दिस इज entirely about nature of audit procedure, and this is very important from exam perspective. इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है पूरा, कि हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लीड्स टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। इजी कैटेगरी क्वेश्चन, बट विल हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। कितने पॉइंट्स है देखो मैं बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर ए, पॉइंट नंबर, ये ऐसा कर सकते हो। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। और एक ये पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना पड़ता है क्लैरिफिकेशन का। जब हम बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट ने हमको फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट दिया, तो हम एक क्लैरिफिकेशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम एक्सपर्ट नहीं है इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, और कि हमारे स्कोप में क्या नहीं आता है ना, वहाँ पे भी ये बात लिखी हुई थी। समझ में आती क्या आता की बात? बिल्कुल। दो दो घुट पानी के लगा लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। माइंड में जा रहा है ना, कैसे रखेगा, कैसे होल्ड करेगा, कैसे रिटेन करेगा। एग्जाम का क्वेश्चन भी तो वो क्लीन समझ में आ रहा है कि इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। ये टॉपिक में ना दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट में। जनरली आईसीआई विल आस्क क्वेश्चन ऑन ईदर ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये उसका हमेशा रहा है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट ए क्लैरिफिकेशन पॉइंट, कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव यू एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो बट इसका लॉजिक समझेगा क्या? लॉजिक ये है, इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब ये है कि जब तू ऑडिट करने जाएगा, तो ऐसा नहीं कि तू पूरा फाइनेंशियल से ऑडिट कर रहा है। जनरली इट इज़ अकाउंट स्पेसिफिक, ये अकाउंट में लफड़ा हुआ है या इस कैटेगरी में ये हुआ है, तो वो जनरली उस पर फोकस होता है। और वो सैम्पलिंग नहीं करते, दे चेक 100% ट्रांजेक्शन, बिकॉज उनका फंडा ही है ना कि दे वांट टू चेक इस 100% क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। सेकेंडली दे ऑल्सो वे लीगल पावर्स, जो हमारे पास नहीं होती है, दैट इज द रीजन। लास्ट, लास्ट नहीं, फोर्थ पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। इसका मतलब क्या रहे? ऑडिट कोई सदाबहार एक्टिविटी नहीं है कि चालू किया चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक लेवल का खत्म करना रहता है। तो तुम तो बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं जितना अच्छा टेस्ट करूंगा, जितना ज़्यादा टेस्ट करूंगा, उतना तुम्हें बेटर कंफर्ट दे पाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 27 है, और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि अब मैं टेस्टिंग करूंगा ना, ज़्यादा टेस्टिंग करूंगा, ज़्यादा टेस्टिंग करूंगा, तो तुम्हें एक अच्छा लेवल ऑफ कंफर्ट दे पाऊंगा ऑब्वियसली। एकदम ऑलमोस्ट नियर टू एब्सोल्यूट गारंटी वो देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। तुम करते करते यहाँ पे आ गए 30 जून 2028 पे, उसके बीच में एक ईयर एंड और आ गया। तुमने यहाँ पे आके क्या किया? बहुत बढ़िया रिपोर्ट इशू करी। अरे भैया हमने बहुत अच्छा चेक किया, सब चेक कर लिया। बोले भले आदमी, तुमने जो यहाँ प्रोसेस चेक किए, वो प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो गए। अब तुमने जो रिपोर्ट दी, इसकी कोई रेलेवेंस है क्या? रे, कोई रेलेवेंस ही नहीं है इसका। तुम्हें रिपोर्ट यहाँ मिल रहा है, अरे मुझे रिपोर्ट चाहिए अभी मार्च की 28 की, और तुम मुझे रिपोर्ट दे 27 की। तो ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा करके एब्सोल्यूट दे पाएंगे। उसने बोला कि ऐसा होता नहीं है। देयर इज अ टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद इन विच वी हैव टू गिव द ऑडिट रिपोर्ट। सेकेंडली, जो रिलेवेंस है ना इन्फॉर्मेशन की, वो टाइम के साथ में कम होती जाती है। जो देख यहाँ पे हो गई, तू बोलेगा कि 30 जून की जो रिपोर्ट है 28 की, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, हमने बहुत डिटेल टेस्टिंग करने के बाद तुमको ये रिपोर्ट दी है, सब चकाचक। बोलेगा डाल दे इसको डस्टबिन में। 31 मार्च 28 आ गया है, मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए। दरवाइज सेज दैट टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस समय के साथ इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस कम होती जाती है, एंड दैट इज अ फैक्टर। हम एक लिमिटेड टाइम में करते हैं, तो और आपको इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट मिलती जाए, इसलिए हम ये इतने समय करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गिव यू एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। वैलिड पॉइंट। आखिरी में फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स में नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया, कोई एडवर्स बिजनेस इवेंट्स हो गए, उसकी वजह से बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा हम एक वर्ड लिख देता हूँ, बिजनेस में सीज टू
एग्जिस्ट। एक बार जस्ट मैं तुम्हें नोट्स में से भी टिक कराना चाहता हूँ। देखो एग्जाम में कैसा लिखने का पैटर्न है। देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस में कुछ इनहेरेंट इनबिल्ट लिमिटेशंस है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विल बी योर हेडिंग। सबसे पहले बात लिखेगा जजमेंट्स वाले में, जजमेंट की सब्जेक्टिविटी। फिर बात लिखेगा प्रीमाइस, ऑडिट का प्रीमाइस क्या है, और उसमें इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बात करेगा। और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वेयर हाउस वाला और पेमेंट टीम वाला, 3 पॉइंट ऐसे ही मेंशन करूंगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस में सिंपल लिखूंगा कि हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रैक्टिकल भी होती है और लीगल भी होती है। प्रैक्टिकल का बात करूंगा, फिर लीगल का बात करूंगा, फिर मैं मैनेजमेंट के पॉइंट लिख रहा हूँ। देखिए ये मैनेजमेंट वाला है कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। मैनेजमेंट क्या कर सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है। हम क्यों नहीं पकड़ सकते बहुत बार फैब्रिकेशन को, हम एक्सपर्ट नहीं है। ये सॉर्ट ऑफ क्या क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो कि जस्ट पेपर ट्रांजेक्शन से, उसके बारे में बात करेंगे। सो दैट इज अ कंप्लीट आंसर। अगेन ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर एक जरूर क्वेश्चन बना सकता है इसे, वो ऐसा बन सकता है केस कि तुमने 2 साल ऑडिट किया फॉर 2 years and you have obtained all the information about internal controls process and all that. In third year you want to use that information, कर सकते हो क्या? तो वो बोल सकता है कि आप कर तो सकते हो। जनरल आंसर क्या है, हम कर तो सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है सेकंड ईयर से थर्ड ईयर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो अब रिलेवेंट ना रही हो। तो अगर हमने बिना ये चेक किए कर लिया देन प्रॉब्लम है। सो अगर आपको सिंपल उसका लॉजिक ये है कि ये इन्फॉर्मेशन शायद 2 साल वाली थर्ड ईयर में आकर रेलेवेंट ना रही हो, और वो रेलेवेंस को इस रेलेवेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो दैट कुड बी अ रेयर कैटेगरी है, ऐसा नहीं है कि आएगा, बट वन ऑफ द सिचुएशन। इफ आईसीआई क्या करता है कि जो इजी चैप्टर्स है ना उसमें से ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा सब पढ़ के आया होगा बट ये पॉइंट छोड़ के आया होगा, तो मैं उसको यहीं पकड़ लेता हूँ। सो ये नेचर ऑफ टाइमनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी जो लाइन है इसको अच्छे से थोड़ा देख लेना कि relevance of information decrease over time. Auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. ये बात याद रखना, मैं आगे जाके तुम्हें एक टॉपिक कराऊंगा, वहाँ पे मुझे इसका रेफरेंस लगेगा। ओके, तो वहाँ जाके इसकी बात करेंगे। एग्जाम क्वेश्चन क्लियर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड यूज हो जाएगा, ऑडिट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, इनहेरेंट वर्ड जनरल यूज होता है या फिर लिमिटेशन वर्ड आएगा ही आएगा, बिना इसके इसको ड्राफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। नाउ this question has already been asked in the last attempt, so there is very less chance कि ये फिर से आएगा, उसका चांस बहुत कम है। बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब इस चीज़ ने एक्चुअली पता है मेरे को बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है मेरे साथ, ये बहुत मसला वाला इशू है। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि मान लिया अपन कहीं जाते हैं, कहीं कुछ चीज़ हो रही है, कहीं अपन किसी फंक्शन में अपने किसी को इन्वाइट किया, कोई नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली माइंड क्वेश्चन फॉर्म करने चालू कर देता है। वो क्यों नहीं आया, क्या रीज़न हो सकता है, उसने ये किया क्यों कर सकता होगा, उसने ऐसा बोला क्यों बोला होगा। पहले में ऐसा नहीं था, सीए से पहले। सीए में आने का ऐसा हो गया क्योंकि सीए में हम जाते थे ऑडिट करने, क्लाइंट हमें विल गिव सर्टेन आंसर, क्लाइंट विल गिव अस सम डॉक्यूमेंटेशन एंड वी हैव टू डू अ क्वेश्चनिंग इन अ माइंड। तो अरे क्वेश्चनिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आप ये नहीं करोगे तो क्लाइंट के एविडेंसेस को आप बिना क्वेश्चन किए बिना कुछ किए ले लोगे, बाद में होता पड़ेगा साला सब लफड़ा था, है ना। तो अब मेरे माइंड में ऐसा होता है, तुम भी जाओगे ना ऑडिट के अंदर, अभी तुम इतना सोचते नहीं होगे, ऑडिट में जाके तुम्हारा माइंड भी ऐसे क्वेश्चन करेगा, ओके यहाँ पे ये किया है, कोलगेट कंपनी ऐसा कर रही है इसका मतलब ये है, राहुल गांधी जी ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब ये है। मतलब कुछ भी एलिमेंट होगा ना तो तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली सीरीज ऑफ क्वेश्चन बन जाती है। ओके, सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एग्जैक्टली दैट, यू नीड टू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, you need to alert to the condition and critical assessment of audit evidences. I say QBC, questioning mind, being alert to condition and critical assessment of audit evidences. एक simple example corporate वाला, they have fired all the senior management. Obviously the question should come to your mind कि why they have fired everyone. कोई fraud हो रहा था क्या, कुछ लफड़ा था क्या, कुछ targets थे क्या जो achieve नहीं हो पाए. They may or may not have implication to audit, but getting an answer is very important here. क्योंकि इनडायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशन तो हो सकता है ना, पर जब तक पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे पड़ेगा, जब पूछेंगे तो जवाब मिलेगा तो फिर आगे की बात है। बट ये याद रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए,
अलर्ट रहना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि किन एग्जाम्पल बताओ ना कि स्केप्टिज्म जैसे कहाँ लग सकती है। तो मैंने बोला कि जैसे वेयर यू गेट अ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तुम्हारे बुक्स का बैलेंस है एक्स एक्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्स एक्स, क्लाइंट का कंफर्मेशन। तो यार एक एविडेंस बुक्स का तो बोल रहा है ये बैलेंस है, एक बोल रहा है कि ये बैलेंस है। यू हैव मल्टीपल एविडेंसेस फॉर द सेम थिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी है। यू हैव इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड, you are getting documentation which is mostly the Xerox copies, which is raising a doubt on you कि why the client is giving Xerox copies of everything। तो ऐसा नहीं है fraud है, but if you will not think about this कि ये सारा Xerox क्यों आ रहा है, क्लाइंट मुझे ओरिजिनल इनवॉइस क्यों नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है सब फर्जी बना रहा है, प्रिंट मार रहा है, उसका स्कैन करके मेरे को दे रहा है ताकि मुझे पता नहीं पड़े कि उसने उसकी एडिटिंग करी है। हो सकता है ना ऐसा भी तो, अरे हो सकता है ना ऐसा। तो indications of fraud. Next is you sometimes need to perform additional procedure which are required beyond the requirement of auditing. Let's say there is a client जहाँ पे आपके सारे क्लाइंट के सारे कस्टमर गवर्नमेंट कंपनीज है, ओके। चाइना का रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू सेंड कन्फर्मेशन, है ना, बैलेंस कन्फर्मेशन भेजना होता है। आप बैलेंस कन्फर्मेशन भेजो, आपको पता है कि रिप्लाई नहीं आएगा, पता है आपको गवर्नमेंट कंपनी से रिप्लाई नहीं करेगी, तुम क्या बोलोगे, मैंने तो मेरा काम कर दिया, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं, यू विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव वर्क, yes or no। तो बिकॉज यू आर skeptical about it, because you had question in mind, you are critically evaluating things, you will see okay यहाँ पे मुझे इसके आगे जाना पड़ेगा, I will have to work beyond this requirement। क्लियर है। आखिरी में when you have a doubt over the reliability of audit evidences, जो आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस मिल रहे हैं, यू आर फीलिंग दैट ऐसा रिलायबिलिटी वाला लफड़ा लग रहा है, हाँ, कि बराबर नहीं लग रहा है, तो उस एरिया में आपकी स्केप्टिसिज्म अप्लाई होती है। जैसे याद करेंगे, सी फार कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड, एडिशनल प्रोसीजर्स, एंड आर इज व्हाट, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। याद हो गया, कैसे याद किया, क्यू बी सी, क्यू बी सी और क्या, सी फार, दूर की देख बेटा, दूर की। ओके, दिस वाज आल्सो एन एग्जाम क्वेश्चन कि आप स्केप्टिज्म अप्लाई करते हो तो कौन सी रिस्क कम हो जाती है। तो मैंने लगा कि आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। आप ओवरलुक नहीं करते हो अनयूजुअल चीज़ों को। आपके सामने क्लाइंट के बारे में न्यूज़ में आर्टिकल आया कि इनके ऊपर इतना फाइनेंशियल पैसा बाकी है, और आप चेक ही नहीं कर रहे हो कि क्लाइंट के बुक्स में उतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपके में आया कि एक कस्टमर ने इस कंपनी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा केस लिटिगेशन फाइल कर लिया है, आप देख ही नहीं रहो कि अपने प्रोविजंस के अंदर लिटिगेशन के बारे में है कि नहीं है। बिकॉज यू आर स्केप्टिकल, इट विल रिड्यूस द रिस्क दैट यू ओवरलुक समथिंग, कम हो जाएगा। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, बिकॉज यू आर स्केप्टिकल यू विल नॉट ओवर जनरलाइज वाइल एवेल्यूएटिंग द एविडेंसेस। तुम्हें कोई चीज़ मिली और वहाँ पे मान ले तुम्हें कुछ बैलेंस का डिफरेंस है, तुम बोलोगे यार ठीक है यार मैनुअल मिस्टेक हो गई होगी, एक जगह लिखा हुआ है 500 और उसमें ऐसा आ गया ये हो गया 5, तो तुम ऐसा खुद नहीं बोलोगे अरे हाँ ठीक है यार डेसिमल गलत लग गया, अरे पागल हो गया, एक जगह 5 रुपये है, एक जगह 500 रुपये, यू नॉट ओवर जनरलाइज खुद से कि हाँ ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, नहीं ना, नहीं चलेगा। तुम्हें तुम्हारा आर्टिकल बोल रहा है कि सर यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन में गड़बड़ है, पागल है क्या, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होता है, सब सही रहता है, फिर से चेक करो, गड़बड़ है, बोलता होता ही नहीं, आप गड़बड़ है सर मेरे को होता नहीं, तो ऐसा भी नहीं करने का। तो ओवरलुक नहीं करने का, ओवर जनरलाइज नहीं करने का, एंड यू विल नॉट मेक इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, determine the nature, timing and extent of procedures while evaluation of audit evidences। You will not say कि 10 लाख रुपए का ही रेवेन्यू है तो आई विल नीड ओनली 2 टीम मेंबर्स, या यहाँ पे तो इतना ही काम होगा। यू एक्चुअली आर स्केप्टिकल, तो आप सिचुएशन के हिसाब से टीम अलॉट करोगे, सिचुएशन के हिसाब से क्या काम करना है वो डिटरमाइन करोगे। छोटा कंपनी है तो कुछ नहीं, अरे छोटा कंपनी में रिस्क हो सकता है, हवाला करता रहेगा कंपनी, कोई लीगल काम करता रहता है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि 10 लाख दिखा रहा है, एक्चुअल में उसका 10 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है ना। सो स्केप्टिज्म रिड्यूस द रिस्क ऑफ वी, ओवरलुक नहीं करेगा, ओवर जनरलाइज नहीं करेगा, इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस नको बाबा नको। एग्जाम क्वेश्चन बहुत अटैम्प्ट तक कभी नहीं आया, लास्ट अटैम्प्ट में ऑलरेडी आस्क द क्वेश्चन, बट ये ध्यान रखना क्वेश्चन इस बात को लेके आए, आईसीआई बदमाश हो गया आजकल,
मस्ती करता है। क्या मस्ती करता है? उसको पता है कि बाकी टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स का भी यही थॉट रहता है कि इसमें क्वेश्चन में से लास्ट टाइम आ गया था, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर और इसके ऊपर आ सकता है। ऐसा हुआ है। हमारा टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम, उसमें एक टॉपिक है, मान लो एक टॉपिक है, आईसीए ने इस बार पूछा, टेक्सचर सबको लगा कि अब नहीं आएगा, अटेम्प्ट में नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से इसी पे से क्वेश्चन था, बोल। तो ऐसा नहीं करने का। ये पूछ लिया, बट ये दो पार्ट अभी तक नहीं पूछा है, तो वी कवर दैट। समझ में आया? चलो, हमने क्या देखा स्टार्टिंग से एंड तक, तेरे माइंड में स्ट्रक्चर बना। ऑडिट क्या, स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली व्हाट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि सिंपल ऑब्जेक्टिव है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑडिट का। कि हमें क्या करनी होती है? हमें लेनी होती है रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या लेनी होती है? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या? कि एफ एस एज अ होल, क्या भैया, एफ एस एज अ होल क्या है? फ्री है किससे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो कि किस केस हो सकता है? फ्रॉड या फिर एरर केस होता है। ऐसा करने से वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर पाता है कि एफ एस ऑल मटेरियल एस्पेक्ट में एज पर एफ आर एफ बराबर है कि नहीं है। इसी बात को वो रिपोर्ट के अंदर कम्युनिकेट करता है इन अकॉर्डिंग विद ऐसे और ऑडिटर की फाइंडिंग। अभी रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी है क्या? नहीं है। वेरी वेरी गुड। ओपिनियन क्या है? बेसिकली बोलते हैं कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। हमारी ओपिनियन क्या फ्यूचर वाइबिलिटी के बारे में? सिंपल, हमारी ओपिनियन जो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है कि नहीं बनी है, सिर्फ उसके बारे में ही है। समझ में आती है क्या बात? आ जाओ, एग्जाम क्वेश्चन का सीन क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड ना। एग्जाम में आया और गलत लिखा तो मारूंगा मैं। इनहेरेंट लिमिटेशन कुल मिला कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें कितनी बातें? 2 बातें। पहली बात जजमेंट्स को लेके, इसके अंदर सेकंड बात कंट्रोल्स को लेके, बस 2 बातें, जजमेंट एंड कंट्रोल्स। ओके। ऑडिट प्रोसीजर में कितनी बातें? बहुत सारी बातें। पहले तुम क्या करते हो? एविडेंस गैदर करते हो, उसकी कितनी लिमिटेशन? 2 लिमिटेशन, पहली प्रैक्टिकल, दूसरी लीगल। अब आओ मैनेजमेंट के ऊपर। फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है, रिलेटिव पटेंशन हो सकते हैं, एफ एफ आर, है ना? ऐसा हो गया। यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दोगे फैब्रिकेटेड के अंदर कि हम एक्सपर्ट नहीं है ऑथेंटिकेशन में। फिर हमने क्या बोला? ये बस कहानी है, खत्म हो जाती है ना? ऑडिट क्या नहीं है? इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मार्क दिस पॉइंट एज एन इम्पोर्टेंट। आईसीआई छुपा रुस्तम है, हमको लगता है कि फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है, वो इसमें भी पूछ सकता है, तो इसको याद कर लेना इसके टेक्स्ट को भी, ऐसा नहीं छोटा है तो छोड़ जाओ। ये ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स खुद से बना के लिख देना तो भी चल जाएगा। आखिरी में एग्जाम के अंदर कंक्लूड जरूर करना, देयर फोर ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, क्योंकि इसका भी कभी कभी हाफ मार्क्स होता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि इसमें ये लिखना है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें मार्क एलोकेशन कैसे होगा? वो बोलेगा कि ये इसका हाफ मार्क्स है, इसका हाफ मार्क है, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, 3 और 4, और वो आधा नंबर क्लैरिफिकेशन वाले पार्ट का देगा, मतलब आधा नंबर इसका, और हाफ मार्क जो देगा वो कंक्लूजन का देगा। तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैंने सब कुछ तो लिखा है, फिर नंबर क्यों नहीं मिला? यू हैव नॉट पुट द कंक्लूजन, कंक्लूजन का हाफ मार्क था। और कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखो, मैंने तो बोला ये स्टेप्स है, आधा आधा आधा, तो यू ऑलवेज हैव टू ब्रेक योर आंसर ऑल्सो अकॉर्डिंगली। बहुत बार क्या होगा कि तुमने 2 पॉइंट्स को मर्ज किया, एग्जामिनर को नहीं समझा, एग्जामिनर तुम्हें एक स्टेप का नंबर दिया, तो जहाँ जब तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट चेंज हो रहा है लॉजिक पर्सपेक्टिव, तो उसको अलग अलग लिखते जाओ। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हाँ, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा पैराग्राफ मत लिख के आता ना कि कुछ भी लिख के आ रहे हो, कहानी 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 कहानी, जीरो, जीरो मिलेगा। जीरो जीरो अंडा बाबा जी का डंडा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्यूबीसी, सीएफआर, ओई। याद करने का तरीका इसका यही है भैया, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्यूबीसी। सी फॉर दूर की देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी, फ्रॉड का इंडिकेशन, नीड ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स, एंड यू हैव अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। ऐसा करके ओ आई ओवरलुक नहीं करेगा, ओवर जनरलाइज नहीं करेगा, इन अप्रूव्ड अजम्पशंस नहीं लेगा। सो सुपर्ब क्लैरिटी है, मोटा मोटी याद भी हो गया है।
और एग्जाम ओरिएंटेड तो को बता भी दिया मैंने लास्ट अटेम्प्ट में क्या आया था क्या नहीं आया था। ओके, टेक अ ब्रेक एंड देन विल कवर द नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑल्सो अपना 210। डिटेल में थोड़ा छोटा कर सकता हूँ क्या? छोटा करूँगा तेरे को याद नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, ब्रेक एंड देन कम बैक एंड देन विल कवर द 210 वाला पार्ट। तो गाइज आगे बढ़े। ब्रेक ले लिया करो, जब मैं बोलता हूँ ब्रेक लेना है मतलब 5-7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना बनता है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में लोड हो रहा होता है। तो माइंड को दे दिया करो 10 मिनट की, भाई प्रोसेस कर ले, आजा। चलो, 210 कंपेरेटिवली ईजी है। बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है। ये बात करता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट का एंगेजमेंट का टर्म्स अग्री करना है। देख क्या होता है कि मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, मैं क्लाइंट के लिए कुछ काम करने वाला हूँ, तो क्लाइंट को क्लैरिटी रहना चाहिए कि मैं क्या क्या काम करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। एट द सेम टाइम मुझे भी मैनेजमेंट को बोलना होता है कि मेरा भाई ये काम है और मेरे को तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है, जैसे ना प्रीमाइस ऑफ ऑडिट, इसके बारे में अग्री करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन कर लेते हैं एक रिटर्न फॉर्म में, ताकि आगे जाके समस्या ना हो। अभी जैसा होता है ना कि एक, हाँ, शादी हो जाती है, शादी में स्टार्टिंग में सब होता है कि हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है, फिर आगे जाके बोलते हैं कि तू ये कर रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर रहा, तू ऐसा नहीं कर रहा, तो बोले कि पहले अग्री नहीं हुआ था। तो आगे जाके ऐसे लफड़े ना हो, इसलिए क्या है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अपने को अग्री करना होता है। और ये रिटर्न फॉर्म में होती है बेटा। किस फॉर्म में होगी? रिटर्न फॉर्म में होगी। इसे आप एंगेजमेंट लेटर बोल सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कर सकते हो, जिस तरीके से तुम्हारे जिस जगह पे हो उसके आपसे काम होगा। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना है या फिर कंटिन्यू करना है। कोई नया क्लाइंट आएगा तो क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। तो एक बात का आंसर दो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नया काम आया तो कंटिन्यू कंटिन्यू में जाओगे कि एक्सेप्ट में जाओगे? एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नया काम है तो भी एक्सेप्ट ही करेंगे ना, यस। तो इधर यू विल बी एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट और इधर यू विल बी कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट। कब करना है? जब प्री कंडीशन प्रेजेंट हो। हमारे ऑडिट करने जाने से पहले जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस प्रेजेंट है। क्लाइंट अग्री कर रहा है कि वो प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल, क्लाइंट अग्री कर रहा है कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो क्लाइंट अग्री कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। सेकंड, हमारे और उसके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है विद रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि मैं ऑडिट करता हूँ, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस दूंगा, इस एंटिटी का करूंगा, इस पीरियड का करूंगा, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बातें आएगी, बैलेंस शीट आएगी, P&L आएंगे, कैश फ्लो आएंगे, क्लैरिटी है। और मैं ऑडिट करने वाला हूँ, दैट क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए, इसीलिए टर्म्स अग्री करता हूँ। वरना क्लाइंट बीच में आके बोलेगा अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट तो नहीं करवाना है, रिव्यू ही करवाना था। तो मैंने कहा भले आदमी, टर्म्स देख, टर्म्स में क्या अग्री किया था। तो देखो, व्हेन आई से प्री कंडीशन आर प्रेजेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट आंसर इन एग्जाम, वर्ड एट द वर्ड स्टैब्लिश, कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश होनी चाहिए। ये बात को हम कंफर्म कर रहे हैं। कैसा कंफर्म कर रहे हैं? एक लेटर साइन होएगा, कौन भेजेगा? ऑडिटर भेजेगा। किसको? क्लाइंट को भेजेगा कि भाई ये मेरे ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशन है राइटिंग में। क्लाइंट उसको साइन करके वापस मुझे दे देगा। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेप्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे कब? जब आपने स्टैब्लिश कर लिया कि प्री कंडीशंस है और आपने कंफर्म किया है कि दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है विद रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, आगे आओ। तो एग्जाम क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्री कंडीशन। ऑलरेडी आ चुका है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्री कंडीशन वर्ड लिखा आएगा। इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर लेके ऐसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि भाई ये है। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर, क्या पूछेगा? इम्पोर्टेंस। और वाई कि अग्री करना जो है ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मत सोचना कि अरे इम्पोर्टेंस तो कहीं पड़ी नहीं है, अग्री करना लिखा ही नहीं है। वो अल्टीमेटली आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो कि ताकि मैं इंश्योर करता हूँ प्री कंडीशंस है और मैं ये कंफर्म करता हूँ कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ये एंगेजमेंट लेटर साइन करने का इंपॉर्टेंस भी हो गया। भाई हो गया ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन बराबर फॉर्म नहीं करता है बहुत बार। तो चिंता मत कर, कहीं ना कहीं से उसको लिंक करने की कोशिश कर। अभी प्री कंडीशंस के अंदर मेन बातें होती है प्रीमाइस ऑफ ऑडिट। प्रीमाइस के अंदर क्या लिखा होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफएस किसकी रहेगी? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल की? मैनेजमेंट की रहेगी। हमें
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो ये बातें हम उससे एग्री करते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है वो एग्री करते हैं। तू बोलेगा मेरे को भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्यों एग्री कर रहे हो, मुझे वो बता दो। व्हेन यू विल गो साइन ओपिनियन इशू करने जाएगा, तू बोलेगा कि ओके एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने ये किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो बोलेगा मैं तो यूएस गैप फॉलो करता हूँ। तो मैंने बोला भले आदमी, आई एम ऑडिटिंग एज पर व्हाट, इंडियन एफआरएफ, तो इंडियन एफआरएफ के हिसाब से रिपोर्ट दूंगा। अगर तू यूएस करता है तो यूएस वाले को पहले कन्वर्ट कर इंडियन के अंदर, फिर मेरे से ऑडिट करवा। सो एफआरएफ अग्री होना बहुत जरूरी है। यूएस गैप के अंदर या आईएफआरएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इंडियन गैप से थोड़ी सी डिफरेंट है, हमने उन्हीं को ही कॉपी किया है, बट इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सर्टेन चीज़ों का एडजस्टमेंट, सर्टेन चीज़ों की रिकॉर्डिंग का सिस्टम हमने चेंज किया है हमारे हिसाब से। इसलिए हम उसको पहले बोल रहे हैं कि तेरे हिसाब से एफआरएफ जो यूएस गैप है या अपना यूके गैप है उसके हिसाब से हो, बराबर हो सकता है, बट मैं अगर आई गैप के हिसाब से ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरा आई गैप के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए एफआरएफ डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट का अंडरस्टैंड करना और एक्नॉलेज करना कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस और डिवाइजिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल। थर्ड, वो अग्री करता है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, तुम जाकर उसको बोलोगे कि तुम्हारा सेल्स का स्ट्रैटेजी मुझे दो, क्लाइंट नहीं देगा। तुम्हारा इंटरनल कोई एनालिसिस हो मुझे दो, क्लाइंट मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? client will give you all the information which is relevant to the preparation and presentation of FS। उसके अलावा तुमको ज़्यादा ऐसा नहीं मांग सकते, उसका इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगेन लिंक्ड टू व्हाट एविडेंसेस, तो मांग सकते हो। इफ़ यू लेट्स से वांट अ सर्टिफिकेट कि आपने जो लाइफ लिया है उसका असेसमेंट कैसे किया, उसका सर्टिफिकेशन दे दो, या किसी और चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मांग सकते हो, बट यू कैन नॉट आस्क द क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लिंक नहीं है। इसीलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑल इन्फो तो ठीक है, ऑल इन्फो विच इज रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, मेक सेंस? हाँ, है ना। आखिरी में है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंसेस। तो मैं तुमको बताता हूँ एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया, प्री कंडीशंस क्या होती है वो लिखो। प्री कंडीशन में दो बातें सोचना, एफआरएफ और प्रीमाइस ऑफ ऑडिट, एफआरएफ और प्रीमाइस ऑफ ऑडिट प्लस ऑडिटर, ये बेसिकली प्रीमाइस है। प्रीमाइस का ये पार्ट भी प्रीमाइस में ही आता है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ए है ना और ये जो बी है ना, ये क्या है बेटा, प्रीमाइस है, और ये एफआरएफ का क्या अलग पॉइंट है। तो प्री कंडीशंस को माइंड में ब्रेक किया, मैंने सबसे पहले चेक किया कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या, डिटरमाइन कर लिया। सेकंड, मैनेजमेंट भाई तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एफएस और प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस और इंटरनल कंट्रोल लगाना, दो चीज़ें क्लियर। मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, करूंगा, सारा करेगा, बोले सारा नहीं करूंगा, क्या प्रोवाइड करेगा, जो रेलेवेंट है मेरे लिए वो कर देगा, बोले वो कर दूंगा। मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बड़ा सोच समझ के दे दूंगा। अगर मुझे पर्पस ऑफ ऑडिट एविडेंस के लिए इफ आई वांट टू मीट समवन इन योर एंटिटी यू विल अलाउ दैट। अगर वो अलाउ नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, प्री कंडीशंस को बराबर से उसने कंप्लाई नहीं किया। क्यों चाहिए थे को ये पता पड़ गया ना तो याद रह जाएगा। तुम्हारे पास एक क्लाइंट से सड़क बनाता है, एक बंदा अकाउंटेंट जो एसी ऑफिस में बैठा है उसने बोला कि 100 रुपये का हमने कुल कॉस्ट एस्टिमेट लिया था, 50 रुपीज़ एक्सपेंड हो गया, 50% काम कंप्लीट हो गया है। मैंने बोला भले आदमी, ऐसा तो नहीं चलती दुनिया, प्रैक्टिकल दुनिया ऐसी नहीं है। यहाँ जाके देखा, उसने बोला सर काम तो अभी तक 30% ही हुआ है। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ओवररन हो गया है, जो आपने 100 का एस्टिमेट लेकर चल रहे थे वो क्लाइंट का गलत है। अब क्लाइंट अगर तुझे इस आदमी से ना मिलने दे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए हम उससे एंगेजमेंट लेटर में लिखवा के साइन करवा लेते हैं दैट यू विल प्रोवाइड अस अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद एन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्लियर है? देखो एक बार नोट्स में आएंगे, फटाफट से, मजेदार, एकदम इजी इजी पीजी स्टैंडर्ड चल रहा है। अरे खत्म हो गया क्या बुक? रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, देख ऑब्जेक्टिव ओपन कर लिया। देखो इसको एग्जाम में ऐसा लिखना है,
सबसे पहले एफआरएफ वाला पॉइंट अलग लिखोगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लिखोगे, उसमें प्रिपरेशन का बात करोगे, इंटरनल कंट्रोल का बात करोगे। फिर ऑडिटर वाला पॉइंट लिखोगे, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इस तरीके से इसको आंसर को प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर? अब बाकी बातें बहुत सिंपल है, प्री कंडीशंस नहीं है। प्री कंडीशंस नहीं है इसका मतलब क्या है, ईदर ऑफ चीज़ ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है, या ऐसा नहीं हो, या ऐसा नहीं हो, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, क्लाइंट ले रहे हैं क्यों ऐसा। उसके बाद होता है लिमिटेशन ऑन स्कोप। दे आर टू डिफरेंट थिंग। प्री कंडीशंस नहीं है, एक्सेप्ट करना ही नहीं है, नहीं करेंगे, मना ही कर देंगे। क्लाइंट इज टेलिंग यू दैट वी विल नॉट बी अलाउिंग यू टू सेंड कन्फर्मेशंस। मैंने बोला कि कुछ को नहीं भेजने देगा कि किसी को नहीं भेजने देगा, बोला किसी को नहीं भेजने दूंगा। क्यों नहीं भेजने दूंगा? मैंने बोला कि यार वी विल नॉट अलाउ मी टू सेंड द कन्फर्मेशन, और बाकी मुझे कोई और एविडेंस मिलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला। इसका मतलब अल्टीमेटली जाके मैं डिस्क्लेम कर दूंगा ओपिनियन को, कि मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि भाई साहब हमें ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो हम ऑडिट को डिस्क्लेम करना है। जब पता ही है अल्टीमेटली ऐसा होना है, तो ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। इन समटाइम्स क्लाइंट क्या बोलता है, कंफर्मेशन नहीं भेजने दूंगा इन 3 पार्टी को, बाकी पार्टी को तुम भेज सकते हो, यहाँ पे मेरा लीगल केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट मे हैव रीजन जस्टिफिकेशन दैट दे आर नॉट अलाउिंग यू, पर वो बोल रहा है कि आई विल गिव यू सर्टेन अदर एविडेंसेस, जो हमारा केस चल रहा है, जो इन्वॉइसेस है, एग्रीमेंट टर्म्स हैं, वो सब मैं तुमको दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या अपने को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लाइंट बोल रहा है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस थिंग, एंड अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या होने वाला हो कि तुम्हें डिस्क्लेम ही करना पड़ेगा ओपिनियन को। ऐसे क्लाइंट को, ऐसी मुसीबत को अपने गले क्यों ही बांधना, मना कर देंगे ना भाई। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक होता है लिमिटेशन ऑन स्कोप। लिमिटेशन ऑन स्कोप का मतलब होता है क्लाइंट इज नॉट अलाउिंग मी टू डू सर्टेन प्रोसीजर्स जो मेरे लिए जरूरी है टू गैदर द एविडेंसेस, उसको हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द वर्क। समझ में आ गया? हाँ। अभी ये जैसे तुमको बोल चुका हूँ, एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजेगा? ऑडिटर भेजेगा क्लाइंट को कि भाई मैं ऑडिट चालू करूँ, उसके पहले कंडीशन से इसको साइन करके मुझे दे। रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है, रिटर्न होना जरूरी है, ओरल वर्बल नहीं चलेगी। और किससे अग्री करोगे? एज अप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट हो सकता है, दोस्त विद गवर्नेंस, जो भी कंपनी में इसके लिए एज पर कंपनीज लॉ उन्होंने उनको ऑथराइज कर रखा है, दैट पर्सन शुड साइन द एंगेजमेंट लेटर एंड गिव इट बैक टू मी। ओके, नो दिस वाज अ क्वेश्चन इन एग्जाम। इस अटेम्प्ट में नहीं, इसके 1-2 अटेम्प्ट में आया था कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर तुम क्या क्या लिखते हो। तो एंगेजमेंट लेटर में तुम भांति भांति प्रकार की चीज़ लिख सकते हो। भांति भांति प्रकार की मतलब बहुत बड़ा एंगेजमेंट लेटर बना सकते हो, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हो, डिपेंड ना, क्लाइंट टू क्लाइंट, कंट्री टू कंट्री, फर्म टू फर्म। बट सैना सेटर ने बोला देयर सर्टेन थिंग्स वो तो रहनी ही चाहिए, तुम बाकी सब कुछ लिखो बट देयर सर्टेन एलिमेंट्स जो होना ही चाहिए। जैसे पहला, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट आई विल बी गेटिंग रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, और मैं तुम्हें आपको बताऊंगा। हमारा स्कोप का मतलब क्या होता है, हमारा दायरा क्या रहेगा, कौन सी एंटिटी, कौन सा पीरियड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो फर्स्ट पार्ट वो हो गया। सेकंड लिख देना, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई साहब इसके अंदर, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो तुम मुझे बताओ, जो प्रीमाइस ऑफ ऑडिट के अंदर जो बातें थी कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल, वो कहाँ लिखी जा रही है? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ। और ये पॉइंट है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि हम रेफरेंस तो देंगे ना सामने वाले को कि भाई मैं तेरा ये काम कर रहा हूँ, ऑडिट करूँगा, अल्टीमेटली तेरा रिपोर्ट कैसा जाएगा। तो मैं उसको बोलता हूँ हमारा ऐसा 700 है जो ऐसा ऐसा बताता है कि रिपोर्ट ऐसा जाएगा। तो तुम बोलोगे अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम एडवांस के अंदर कि 700 का रिपोर्ट जाएगा, बाद में चेंज भी तो हो सकता है। मैंने बोला भाई हम किसी से सर्विस लेते हैं, सामने वाला हमको बोलता है ना, जैसे मान लीजिए अपन एक ड्राइंग बनवा रहे हैं या एक पेंट करवा रहे हैं, सामने वाला बोलता है ना कि दीवार पेंट होकर ऐसी लगेगी, पेंटिंग बना रही है पेंटिंग ऐसे बनेगी। तो ऐसा हो सकता है बनने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता होगा, हो सकता है, बट सामने वाले को आई विल हैव टू टेल ना कि आउटकम क्या रहेगा। तो आउटकम के बारे में यहाँ लिखता हूँ, आई गिव रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। प्लस ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है,
कि आर रिपोर्ट में वेरी एज पर द सर्कमस्टांसेस। ये बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी मानते हैं इस पॉइंट को। क्या ही ट्रिकीनेस है भाई, मैंने बोला कि मैं ऑब्जेक्टिव मेरा ये है भाई, धरती मेरी माँ है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं तुम्हारे यहाँ के ऑडिट करूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस ये सब करूंगा। फिर मैं उसमें बोला कि मेरा स्कोप क्या है भाई, ये एंटिटी करूंगा, ये पीरियड रहेगा, ये सब कुछ करूंगा। उसके बाद में भाई साहब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, साथ क्या सुनो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, और कौन सा एफआरएफ रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जाके आके बोलोगे यार आईएफआरएस पे तो सही है, बोलोगा भाई साहब ये आपका आईएफआरएस एंगेजमेंट नहीं है, ये इंडियन के हिसाब से करवा लेते हैं आप, तो मैं इंडियन के हिसाब से रिपोर्ट करूंगा। तो एफआरएफ का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, आखिरी में मैं उसको जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारा रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट जनरल ऐसा रहता है, पर हमारी रिपोर्ट वेरी हो सकती है एज पर द सर्कमस्टांसेस। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आपने ऐसा लिख दिया, आपका जो साथ वाला बंदा वो बोल रहा है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने बोला हम ऐसा ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट ऐड कर दिया है ना भाई कि रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट वेरी हो सकता है। समझा क्या? देखो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड एफआरएफ, और आखिरी रेस्पॉन्स रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। नाउ ये करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है कि बात करेक्ट है कि नहीं है। अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन की बात सुनो, अरे बाबू बाबू इधर इधर इधर, मैगी बाद में खाना, इधर देख पहले, बिस्किट खा रहा है ठीक है कि अगर तेरे लॉ एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के अंदर ये सब होना चाहिए, तो ये सेम चीज़ें तेरे लॉ एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ये एंगेजमेंट लेटर में ये सब होना चाहिए, तो तू सेम चीज़ें फिर से लिखेगा क्या? क्लाइंट से साइन करवाएगा? क्यों ही साइन करवाना, क्यों पेपर वेस्ट करना? जब हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये रहेगी, तो वो सेम चीज को फिर से राइटिंग में लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ये बात लिखा लो कि सच टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एंड मैनेजमेंट अग्री एंड एक्नॉलेज दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस क्वेश्चन पूछेगा क्या उसको फिर से राइटिंग में लेने की जरूरत है, द आंसर इज नो, पर एक एक्सेप्शन ऐड करना पड़ेगा। ये लाइन लिख लो केवल कि फलाना लॉ के फलाना सेक्शन में एनेक्जर में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखी हुई है, आप उसको अग्री और एक्नॉलेज करते हो, साइन करवा लो। सब कंडीशन पूरा सेक्शन फिर से लिखने की जरूरत क्यों है? दिया हुआ है ना यहाँ पे, क्यों पेज वेस्ट कर रहा है? एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ रेगुलेशन अप्लाइज मैनेजमेंट एक्नॉलेज अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कहानी यहाँ तक समझ में आई? ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था अपना? हाँ, प्री कंडीशंस को डिटरमाइन करने इस्टेब्लिश करने का है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करनी, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में प्री कंडीशंस में क्या था, क्या क्या आता था? एफआरएफ बराबर होना चाहिए, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात पूछ लूंगा, इंटरनल कंट्रोल की बात पूछ लूंगा, और ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सारी एडिशनल और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा। आगे आओ, सारे एंगेजमेंट ले लेगा क्या? नहीं, प्री कंडीशन होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन लगाएगा तो ले लेगा, अगर लिमिटेशन ऐसी है कि अल्टीमेटली डिस्क्लेमर हो जाएगा तो नको, तो नहीं लेंगे। फिर आगे आओ, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में क्या मेन एलिमेंट आने चाहिए? ऑब्जेक्टिव और स्कोप। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, प्लस 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 स्टेटमेंट क्या आर रिपोर्ट में वेरी एज पर द सर्कमस्टांसेस। यहाँ तक कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं है। कुछ चेंज हो सकता है क्या? मान लिया अपन ने काम चालू कर दिया, फिर कोई आया हुआ चेंज कर दे, होता है ना, हम भी बहुत सारा बहुत को काम देते हैं, बीच में मान ले कि कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट जाके बोलते हैं कि भैया हमने आपको ये बोला था, अब हमको ये नहीं करवाना है। ओके, पर यहाँ पे क्या फंडा है कि वो चेंज जिस वजह से मांगा जा रहा है उसका एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो हम चेंज नहीं करते। अभी तक देखो तुमने क्या किया, सोचो तुम काम कर रहे हो, तुम खुद जाके बोलते हो क्या कि चेंज कर दो? तुम नहीं बोलते हो, क्लाइंट आता है तुम्हारे पास। क्लाइंट क्यों आया? कि यार जो मैंने आपको बोला था ना भाई साहब, वो काम नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है? बैंक ने बोला था ऑडिट रिपोर्ट ला के दो, बैंक बोल रहा ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए, रिव्यू रिपोर्ट ला के दे दो। तो मैंने लगा जिस काम के लिए आपको रखा था वो काम ही नहीं चाहिए। तो चेंज इन द नीड ऑफ द सर्विस, जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी अब वो नहीं है, इसलिए आके चेंज का बोल रहा हूँ। सेकंड, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था,
वाहियात सा पॉइंट है भाई ये तो। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री तो करी थी। नहीं नहीं, वो हमने ढंग से नहीं पढ़ी थी, हमने सिर्फ साइन कर दिए थे। बाद में पता पड़ा तुम तो ये सब काम कर रहे हो, कन्फर्मेशन भेज रहे हो, हमको तो ये करवाना नहीं था, हमको तो सिर्फ रिव्यू ही करवाना था। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड सेटर सोचता है ऐसा हो सकता है तो हो सकता होगा। आखिरी में हमारे काम में रेस्ट्रिक्शन हो गया है, या तो मैनेजमेंट की वजह से या फिर सर्कमस्टांसेस की वजह से। सर्कमस्टांसेस मतलब क्या? आग लग गई, क्लाइंट बोल रहा है भाई तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन कैसे दो, आग लग गई है। कल ईडी की रेड आ गई थी, ईडी सब डॉक्यूमेंट ले गया, अब नहीं करा सकता ऑडिट, कुछ और करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यू हैव सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्क ऑफ वर्क के ऊपर। सर्कमस्टांसेस या मैनेजमेंट ही नहीं करने दे रहा है, और मैनेजमेंट चेंज के लिए आ रहा है। अब तुम सब कंडीशन में चेंज करोगे क्या? नहीं। हमारा आंसर सिंपल है। कब चेंज करते हैं? व्हेन वी हैव व्हाट? रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तभी चेंज करेंगे लाला, उसके अलावा चेंज नहीं करेंगे। पर एग्जामिनर तुमसे पूछेगा चेंज की रिक्वेस्ट किस किस वजह से आ सकती है, किस 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 वजह से आ सकती है। पहला क्या बोलोगे? जिस काम की जरूरत थी वो काम की जरूरत नहीं रही, चेंज इन द रिक्वायरमेंट। सेकंड, बेवकूफ आदमी कुछ गलत समझ लिया था, वो लड़की ने सिर्फ स्माइल दिया था, तुम्हें लगा लड़की प्यार में पड़ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए अब एंगेजमेंट चेंज करना पड़ रहा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप, ये बात याद नहीं रहेगी, इस बात को मार्क कर लो। मैनेजमेंट के द्वारा या फिर सर्कमस्टेंसेस के द्वारा हम कोई भी रिक्वेस्ट आए, हमें ये असेस करना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ, तुम ये पॉइंट रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो इसको CMR CMR करके याद रख लेना। चेंज इन द नीड, मिसअंडरस्टैंडिंग और रेस्ट्रिक्शंस। आ गया हो। अभी आपने बोला कि रीजनल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, पर वो ऑडिट को चेंज कर रहा है किसके अंदर? रिव्यू या फिर रिलेटेड सर्विस के अंदर। तो कर लोगे क्या? कर लेंगे ना भैया। अगर तुझे कोर्ट ने अपॉइंट किया था तो पहले कोर्ट को जाके बोलूंगा कि भाई साहब आपने बोला था ऑडिट करनी है, क्लाइंट बोल रहा है ऑडिट नहीं करनी है, रिव्यू कर दो। तो आपने इसको बोला क्या रिव्यू के लिए? और बोलेगा नहीं बोला, नहीं चेंज कर रहा हूँ। भाई अगर हमारे को किसी को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। कोई लीगल हो सकता है ना, लीगल एंगल भी, तो वो लीगल एंगल यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। असेस लीगल और कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तुम्हें अपॉइंट किया, ऑडिट करनी है, मैनेजमेंट ने आके बोला ऑडिट नहीं रिव्यू कर ले, रिव्यू करना चालू कर देगा? पागल है क्या? TCWG के पास जाएगा, पहले उनको बोलेगा कि मैनेजमेंट बोल रहा है तुम्हारा कि ऑडिट ने रिव्यू कर दो, तो मैं रिव्यू कर दूं क्या? TCWG बोलेगा अरे मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है, पागल बना रहा है तुमको, ऑडिट ही करने का है। इसलिए कोई भी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है किसी को रिपोर्ट करने की, तो पहले वो करेंगे बेटा, करेगा ना, तो ये करेंगे। अब यहाँ तक तुम पहुंच गए, कहाँ तक पहुंचे? पहले माइंड में बोला कि क्लाइंट तुम्हारे पास चेंज लेके आया, चेंज वो 3 वजह से लेके आ सकता है, तो वो लेके आ गया। तुमने क्या बोला? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या? तुमने बोला रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ओके चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले कहाँ जाएगा? भागा भागा TCWG के पास, किसी के पास भी जहाँ जाना है कि कोई लीगल या कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट है तो उनको रिपोर्ट कर दूं भैया ऐसा ऐसा चेंज की बात आई है, कर दूं क्या? वो हो जाने के बाद आओ जस्टिफिकेशन है। अब जो तुमने काम किया ऑडिट के अंदर अभी तक जो कर रहे थे, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट एंगेजमेंट के लिए वही काम में आ जाए। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। ऑडिट इज अ डिटेल्ड थिंग, जो तुम डिटेल काम कर चुके हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एंगेजमेंट काम कर रहे हो, उसमें ही वो काम में आ जाए, तो तुम क्या लिखोगे रिपोर्ट के अंदर? हाँ हाँ भाई साहब, पहले उन्होंने हमको बोला था ऑडिट करना, उन्होंने बाद में एंगेजमेंट चेंज कर दिया, पर हमारी तो मजे की बात थी, सेम काम को हमने यहाँ पे यूज कर लिया और ये लो हमारी रिपोर्ट। वो बोलेगा पागल आदमी है क्या, ये क्या बोल रहा है? मुझे पुराने एंगेजमेंट से कोई मतलब है क्या? अब कोई मतलब नहीं है। पुराने एंगेजमेंट जो काम किया उसके बारे में बोलने की जरूरत है क्या उनको? नहीं जरूरत है। इसलिए बोलता है स्टैंडर्ड सेटर वर्क परफॉर्म्ड टू द डेट मे बी रेलेवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट, पर वर्क एंड रिपोर्ट टू बी इशूड वुड बी अप्रोप्रिएट टू द रिवाइज एंगेजमेंट। काम रिवाइज के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है वो इंश्योर कर लेना, और रिपोर्ट भी नए के हिसाब से जाएगी, और कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए ओरिजिनल एंगेजमेंट का रेफरेंस मत देना। ओरिजिनल एंगेजमेंट जो प्रोसेस परफॉर्म की उसका रेफरेंस भी मत देना। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है, तुमने बोला ना यहाँ पे पुराने प्रोसेस परफॉर्म की उसके बारे में रेफरेंस मत देना, बट
तुम्हें पता अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? हम क्लाइंट से पहले अग्री कर लेते हैं कि हम क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तो उसमें रिपोर्ट में हम लिखते ही यही है कि आपने बोला था ए करना, हमने ए कर दिया, आपने बोला बी करना, बी कर दिया, सी करना था, सी कर दिया। इन दैट केस तो रेफरेंस देना ही पड़ेगा। क्लियर है? मेक सेंस, डजंट मेक सेंस? मेक सेंस। चलो स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले क्लाइंट क्या आया? चेंज लेके आया। चेंज किसकी वजह से आ सकता है? 3 वजह से। पहला सी, चेंज इन कंडीशंस, चेंज इन रिक्वायरमेंट, एम मिसअंडरस्टैंडिंग, सी एम आर बोले तो रेस्ट्रिक्शंस। ये काम सेट हो गया। आगे आए कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो चेंज कर सकता हूँ, पर एक बात सुनना, कोई कॉन्टेक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन तो उसके बारे में उसको रिपोर्ट कर दे। आ जाओ, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीट कर दी, अभी तक जो काम किया वो दूसरे एंगेजमेंट में काम आ सकता है, आ सकता है, पर जो रिपोर्ट इशू होनी चाहिए नए एंगेजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए वो नए एंगेजमेंट के हिसाब से बराबर होना चाहिए। तो हम कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को, पुराने एंगेजमेंट के बारे में रेफरेंस नहीं देंगे। डू नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल, नहीं करना है। और जो अपने प्रोसेस परफॉर्म किए हैं पुराने एंगेजमेंट के अंदर वो भी उसके बारे में बात नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये आ गया भागा भागा कौन? AUP। अरे भैया हमारी तो रिपोर्ट में हम लिखते ही यही है कि हमने क्या क्या काम किया है, तो प्रोसीजर का रेफरेंस तो हमको देना ही पड़ेगा, तो दे देना, एक्सेप्शन है। अग्री नहीं किया तो विड्रॉ कर लेंगे, परमिटेड है। और अगर किसी को बोल के विड्रॉ करना है तो बोल के विड्रॉ करेंगे। लास्ट एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अभी तक की कहानी माइंड में सेट है क्या? कोई भी पॉइंट ऐसा है जो याद नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है याद नहीं होएगा, समझ में नहीं आया, ऐसा कोई सीन है क्या? कोई सीन हो ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट है टर्म्स इन केस ऑफ रिकरिंग एंगेजमेंट। अरे मुन्ना मुझे ये बताओ कि रिकरिंग एंगेजमेंट कहाँ होता है? रिकरिंग, एक बार किया, अगली बार किया, अगली बार किया, अगली बार किया, दैट इज अ रिकरिंग। बेसिकली यू आर गोइंग टू ऑडिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, अभी उसमें घड़ी घड़ी हर साल एंगेजमेंट लेटर भेजना है क्या? तो स्टैंडर्ड सेटर ने बोला, सुन मेरी बात को, ऑडिटर शेल असेस, हर साल असेस करना है कि नया एंगेजमेंट लेटर भेजना है या एग्जिस्टिंग को फिर से भेजना है क्या। असेस करना जरूरी है, पर यू मे डिसाइड वेदर यू वांट टू सेंड और डू नॉट वांट टू सेंड। यहाँ देखो, ऑडिटर मे डिसाइड, ठीक है, कि हर साल भेजना है कि नहीं भेजना है। पर स्टैंडर्ड सेटर ने बोला यार देयर मे बी सम सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू सेंड द रिवाइज एंगेजमेंट लेटर और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स। तुम्हें लगता है मुझे ऐसा याद कैसे है रे? मैं रोज पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं, बट देख क्या होता है कि या तो तू सोचना यार, तेरे पास लेटर है, ये मेरे पास लेटर है, या तो मैं इसी को ही फिर से भेज दूंगा या फिर इसको रिवाइज करके भेजूंगा ना। तो जब मैं इसी को भेज रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा? रिमाइंडिंग द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म। ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सेंडिंग द एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट लेटर, वो जमता नहीं थोड़ा सा मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ रिमाइंडिंग द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म। अब इसका एग्जाम्पल क्या है ना, याद करने तरीका है मेरे पास। एक बार क्या हुआ, मैं क्लाइंट के पास गया, उसकी क्लाइंट पे रिसेप्शनिस्ट बैठती थी माला। हाँ नाम है ना, माला नाम नहीं हो सकता क्या? माला होता है नाम। मैं कहा माला जी कैसे हैं? अच्छा माला जी बोले पहचाना नहीं सर आपको। मैंने कहा आप हमको नहीं पहचानते बट हम तो आपको पहचानते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है हर जगह। बोला आप क्यों आए हैं? मैंने कहा हम ऑडिट के लिए आए हैं। बोला आपका नाम तो लिखा हुआ है, टैक्स के लिए आए हैं। मैंने कहा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। क्या हो गया माला जी को? मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने बोला कि ऑडिट के लिए आया हूँ, शर्मा जी से मिला दो। बोले कौन शर्मा जी? मैंने कहा आपके अकाउंट से हेड। बोले शर्मा जी नहीं रहे। मैंने कहा अरे मतलब, बोले कंपनी में नहीं रहे क्या? आदमी है भाई कि कंपनी में नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी कौन है? बोले वर्मा जी। मैंने कहा वर्मा जी से मिला, तो वर्मा जी को बोलिए सीए फर्म से व्यक्ति आए हैं। तो अंदर गया, तो सबसे पहले मैंने बोला शर्मा जी कहाँ गए? बोले शर्मा जी तो छोड़ दी कंपनी, तो सीनियर मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया है। मैंने कहा ओके। मैं कहा वर्मा जी और? बोले जो ओनर थे ना पुराने वो भी चले गए, किसी और ने कंपनी खरीद ली है। मैंने कहा और? बोले पहले हम धंधा ये सब करते थे, अब हमने धंधा भी थोड़ा बढ़ा दिया, धंधा भी चेंज कर दिया है। मैंने कहा बोलो और? बोले और तो आप बताओ। मैंने कहा और आप, मैं आपको बताता हूँ, जब आपने धंधा चेंज किया है, सब कुछ किया है, तो ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का भी कोई चेंज आप पे अप्लाई हो जाता हो, वो ध्यान रख लेना। कुछ लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कोई चेंज हो गई हो तो आप पे अप्लाई हो सकती है, या फिर कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप पे हो सकती है। तब ये सब सिचुएशंस होगी
इट इज़ अप्रोप्रिएट टू सेंड द रिवाइज एंगेजमेंट लेटर। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, पर चेंज क्या क्या हुआ क्लाइंट की तरफ से, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गई, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस हो गया। फिर क्लाइंट ने मुझे बोला आप बताओ, मैंने बोला एफआरएफ में चेंज हुआ है, लॉज एंड रेगुलेशन में चेंज हुआ है, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हो सकता है। और ये माला जी को क्या हुई थी, माला को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और लास्ट पॉइंट है, अगर आपने कोई टर्म्स को रिवाइज किया है, स्पेशल टर्म इंट्रोड्यूस किया है, इन दैट केस उसको बता दो। तो इन ऑल दिस 8 केसेस it may be appropriate to send the revised engagement letter or remind the entity of the existing terms। यहाँ पे लिखा हुआ है। कहानी समझ में आ गई, सीन समझ में आ गया, बिल्कुल ओके। सो वी हैव कवर्ड 2 स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन कैसा आएगा, द वर्ड विल हैव अ वर्ड रिकरिंग। सेकंड, रिकरिंग वर्ड यूज नहीं करेगा, बोलता है यू हैव ऑडिटेड द क्लाइंट फॉर 2 years, फॉर द नेक्स्ट ईयर यू आर इवेल्युएटिंग कि टर्म्स फिर से भेजना है कि नहीं भेजना है, तो इन विच कंडीशन इट मे बी अप्रोप्रिएट। तो विल हैव टू पुट ऑल द 8 पॉइंट्स। देखो मैंने ये बोला सीनियर मैनेजमेंट, शर्मा जी गए, कौन आ गए, वर्मा जी। ओनरशिप में चेंज हो गया, साइज में चेंज हो गया, लॉ रेगुलेशन, एफआरएफ, मिसअंडरस्टैंडिंग, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। सो दीज आर द टोटल 8 पॉइंट्स दैट वी हैव टू कवर। सीन सेट है, सेट है। मुझे अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्टैंडर्ड की, द ओनली ट्रिकी क्वेश्चन दैट आई एक्सपेक्ट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट 200, क्योंकि वहाँ सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी और सिचुएशन को आपको लिंक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। अदर देन दैट कोई ऐसा कोई खासा कुछ नहीं है जहाँ से आपको आईसीए ट्रिक कर सकता हो। जस्ट आई एम गोइंग थ्रू एवरीथिंग अगेन, कुछ ऐसा है क्या। और हाँ, एक इस लूप में नहीं फंसना है कि स्केप्टिसिज्म पे लास्ट टाइम आ गया तो अब नहीं आएगा। ये दोनों एरिया अभी भी खाली है आईसीआई के लिए, तो ये फिर से आ सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी लाइन है, इनहेरेंट लिमिटेशन पूछ सकता है, तो ये जरूर पॉइंट पढ़ के जाना। बाकी जनरल क्वेश्चन जो थे मैंने आपको सारे कवर कर दिया। सो वी हैव स्पेंड लाइक 1 hour 20 minutes रफली, 60 और 40, 60 और 20, 80 मिनट, 40 एलोकेशन कर लो। बट नाउ यू हैव टू स्पेंड ओनली, यू हैव टू स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, जैसा मैंने स्पेंड किया उतने तुम आज स्पेंड करो, तुम्हारा भी 2 हो जाएगा। ऐसे 2 करते करते सारे करवा दूंगा। ओके, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा आपको ये सब बोलना बनता है। ओके, चलो गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।